स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, सबसे पहले आपको एक एक्सक्लूसिव खबर बता दें। न्यूज 18 पर संदीप दीक्षित एक्सक्लूसिवली आए और बातें की। G23 के सदस्य हैं संदीप दीक्षित। एक्सक्लूसिवली उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की और कांग्रेस आला कमान पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप पर सवाल खड़े किए। संदीप दीक्षित का कहना है कि पार्टी पूरी तरह से निष्क्रिय है और लीडरशिप अहंकार से भरी हुई है। संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि पार्टी में कोई फैसले नहीं होते, चुनाव हारने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सबको सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। इसके साथ ही एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 से संदीप दीक्षित ने आगे बातचीत में कहा कि मीटिंग में न कोई चर्चा होती है, न कोई संवाद, पार्टी में लोग अनुकंपा के आधार पर बैठे हैं। उन्होंने आगे कहा कि चिंतन शिविर CWC से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित उनसे बात करते हैं। सर, 5 राज्यों में जिस तरह कांग्रेस की करारी हार हुई, उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। उसमें तय किया गया कि आने वाले दिनों में एक चिंतन शिविर होगा जो कि संसद सत्र खत्म होने के बाद होगा। इसे कैसे देखते सर? नहीं, देखिए, मुझे इस समय किसी ऐसी बड़ी चर्चा पर कम भरोसा है, क्योंकि जो एक प्रवृत्ति देखी जा रही है कुछ दिनों से, वो ये है कि तमाम चर्चाओं को भावुकताओं से, इमोशनल मैसेजेस से पहले से बात कर एकदम बिल्कुल एक तरीके से साउंडिंग बोर्ड बना दिया, मतलब साउंडिंग बोर्ड नहीं बना के बल्कि एक इको चेम्बर बना दिया जाए ताकि वही बातें कही जाएं। और क्योंकि देखिए, राजनीतिक पार्टी के अंदर की कमजोरियों के बारे में जब इंसान बात करता है तो मुद्दों की भी बात करता है और चेहरों की भी बात करता है। पार्टी में केवल मुद्दों पे वोट नहीं पड़ते हैं, चेहरों पे भी पड़ते हैं, विपरीत में भी और पॉजिटिव में भी। ठीक है, क्योंकि कई ऐसे चेहरे जो आज की जो कांग्रेस की स्थिति उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेवार हैं, चाहे पंजाब की हार हो, चाहे उत्तराखंड में जो हम नहीं कर पाए उसके लिए हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं और हो, वो भी उस चिंतन शिविर में होंगे। इस समय वो बड़ी बड़ी पदों पे काबिज भी हैं। तो जो सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस का है, जो ऐसे ही किसी के रहमो करम पर चिंतन शिविर पे आएगा, हमारे यहाँ कोई अपने अपने पराक्रम के कारण थोड़ी बुलाया जाता है, वो तो बड़े लोगों के रहमो करम के कारण बुलाया जाता है। क्योंकि कांग्रेस में एक प्रवृत्ति है कि कांग्रेस में नेता नहीं होते हैं, नेता बनाए जाते हैं। ये अहंकार कांग्रेस का है कुछ दिनों से, कांग्रेस के नेतृत्व का, कि हम जिसके ऊपर उंगली रख दें वो नेता बन जाएगा। वो एक जमाना था, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा में लोगों को अटूट विश्वास था। अब क्योंकि उसमें थोड़ी सी कमजोरी हुई है तो उस तरह नेतृत्व बनता नहीं है, तो उस तरह के लोग आएंगे। मैंने जयपुर में भी चिंतन शिविर देखा था, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया कि 2 दिन हमने वहां किया क्या। और अगर लोगों को लगता था कि जयपुर के चिंतन शिविर से कोई ऐसे विचार निकलेंगे कि हम अगला चुनाव बढ़िया तरीके से लड़ सकेंगे, तो उसका कोई असर नहीं हुआ। हां, यह है, अगर आप सीरियस हैं, ठीक है, तो उन सीरियस लोगों के बारे में कोई चुनाव प्रबंधन अच्छे से देखता है, जिसके अनुभव राज्य सरकारों को रहे हैं, कोई पब्लिसिटी देख सकता है, कोई हमारे राज्य सरकारों को बेहतर की तरीके से कैसे प्रेजेंट करे वो बात आ सकती है। लीडरशिप में किस तरह से स्टाइल चेंजेस होने चाहिए, क्या नई कमेटियां हमारी बननी चाहिए, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जवाबदेही सबकी कैसी बननी चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक, इन सब के लिए आप अलग कमेटियां बनाइए। वो सीरियसली अपने अपने पेपर्स प्रेजेंट करें। वो 1 जना भी हो सकता है, 3 जने भी हो सकते हैं, 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं। उसके लिए ये जो हमारे यहाँ 50-50 की पूरी DTC बस के साइज की जो कमेटियां बनाई जाती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। वो तो इसलिए होता है कि भाई न्यूज 18 का भी कोई रख लिया, NDTV का भी कोई रख लिया, रिपब्लिक का भी कोई रख लिया, टाइम्स नाउ को भी रख लिया। आप बताओ, इन सबको अगर आप रख लोगे तो शाम की खबर कैसे निकलेगी? लेकिन सर, कपिल सिब्बल ने जो एक बड़ा बयान दिया और कहा है कि अब जरूरत होगी कि गांधी परिवार से अलग कोई आए जो कि पार्टी की कमान संभाले। देखो, गांधी परिवार से अलग से कोई आए या कहीं से कोई आए, ये तो अभी समय बताएगा। क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हम डिसफंक्शनल पार्टी हो गए। ठीक है, हमारे यहाँ ना कोई चर्चा ढंग की होती है, ना कोई संवाद ढंग का होता है, ना 1 to 1 होता है। और एक और चीज मैंने देखी है, मैं जैसे पिछले 2-1 साल से, क्योंकि मैं पार्टी की कोई मुख्य धारा में तो हूं नहीं, एक तरीके से कार्यकर्ता ही रहा हूं मैं, उसी हैसियत से मैं आता जाता हूं। वो तो आपका बड़प्पन है कि आप लोग आ जाते हो मेरा इंटरव्यू लेने। लेकिन मैंने जब भी बड़े नेताओं से बात किया है, एक ऐसा नेता नहीं मिला है जो मुझे जो कहता है वही पब्लिक में कहता है, एक भी। और इसमें क्योंकि मेरे दादाजी और मेरी माताजी कांग्रेस में बड़े पदों पे रहीं, इसलिए बहुत कम बड़े नेता हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि भैया, आपको कांग्रेस ने इतना दिया है, मुझे आप कुछ कहते हो, कभी कभी आंसू टपकते हुए कुछ कहते हो और पब्लिक में कुछ और ही बोल देते हो। तो हमारे सीनियर लीडर्स को भी मानना पड़ेगा कि कितने दिन आप सच को छुपाकर
अपनी गद्दियों को गर्म करते रहोगे, उनको भी तो बदलाव लाना पड़ेगा ना। वर्किंग कमेटी की बैठक में तो बता रहे हैं कि ये सर्वसम्मति से फैसला लिया कि सोनिया गांधी की जो अध्यक्षता उस पर आस्था व्यक्त की गई। नहीं तो वो तो ठीक है, अभी कौन सा वो चेंज हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि साहब कोई एक इवेंट हो और आप इमीडिएटली कुछ इतना बड़ा चेंज कर दें। बात यह है कि मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर आप जैसे कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बदलोगे तो जिस तरीके से हमारी एआईसीसी है, जिस तरीके से आजकल के हमारे क्रियाशील एआईसीसी है, वो नहीं जो पहले हुआ करते थे, और जिस तरीके से ये कुछ लोगों ने काबिज करके कुंडली मार के कांग्रेस में बैठ गए हैं, ये तो बदले हुए नेतृत्व को भी काम नहीं करने देंगे। क्योंकि ये लोग पार्टी स्वार्थ से और देश स्वार्थ से काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग निजी स्वार्थ से काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा यह है कि व्यापक रूप में चर्चा हो और उसमें उन लोगों से चर्चा हो जो सही में देश हित को और कांग्रेस हित को सर्वोपरि मानते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, आप पंजाब में भी आपने कैंपेन किया, उसके अलावा उत्तराखंड की बात करें, वहां उम्मीद थी कि कांग्रेस को उत्तराखंड या गोवा में सरकार बन सकती है, सभी जगह करारी हार हुई, कोई जवाबदेही अब तक तय नहीं की गई। ये तो कब तय की गई थी, ये तो सिर्फ ऐसा है। देखो क्या होता है हमारे यहाँ, एक तो अगर सीधे सीधे जवाबदेही तय करी जाए तो दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास 90% तो कांग्रेस को कांग्रेसी अपोज करते हैं, है ना, और उसके पीछे एआईसीसी की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और ये मत कहिए कि कोई पुरानी एआईसीसी, ठीक है, हमारे मुख्यमंत्रियों को परेशान करना, उनके बारे में कोई पॉजिटिव चीज नहीं कहना, ये सब तो हमारी प्रवृत्ति, हमारे प्रकृति में आ गया है ना। तो मेरा ये है कि जब अगर बात सच्ची में खुलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। तो क्या होता है, हर चीज को दबाव देखे रखो तो ठीक है। जो बेचारे चुनाव हार गए उनकी तो ऐसी जवाबदेही नहीं बची, ठीक है। जो चुनाव लड़वा रहे थे, जो नीतियां तय कर रहे थे, जो नेतृत्व तय कर रहे थे, जो मैसेजिंग तय कर रहे थे, उनका क्या है, आज इस टापू पे थे, कल दूसरे टापू पे चले जाएंगे। भाई उनके लिए तो ये सब जैसे वो होता है ना कि आदमी किसी आइलैंड में वेकेशन के लिए जाता है, यहां होटल बुक कर लिया, फिर वहां होटल बुक कर लिया, बिल तो ऐसे ही कांग्रेस भर रही है। बातचीत करने के शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। और हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हिजाब विवाद में याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। हिजाब जरूरी नहीं, हिजाब इस्लाम का हिस्सा जरूरी नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते, ये हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है। तो कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत एक तरह से नहीं मिलेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। 74 दिनों से घमासान चला आ रहा है। हाईकोर्ट ने 2 अहम बातें अपने फैसले में कही हैं। पहली, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, और दूसरी, स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज की जो तयशुदा यूनिफॉर्म है उसे पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने हिजाब के समर्थन में जो अल्पसंख्यक लड़कियां हैं और दूसरे लोगों की तरफ से जो याचिकाएं लगी थी उन्हें खारिज कर दिया है। 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म को जरूरी बताया गया है। और फैसले पर कर्नाटक के सीएम बोम्मई का रिएक्शन आया है। सीएम बोम्मई ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, छात्रों का काम ज्ञान पाना है, स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार। As you could have seen, it has framed 4 questions for its consideration based on the arguments advanced by the state. First question was whether wearing of hijab forms part of Islamic faith, that is, whether it was an essential religious practice. Court has held, accepting the contention of the state, that it is not part of ERP. Secondly, it has held that whether insisting on institutional discipline, that is asking them to wear the uniform, amounts to violating the right guaranteed under Article 19, which is freedom of speech and expression. That also has been negatived, holding institutional discipline prevails over individual choice. अभी तो वर्डिक्ट को, जजमेंट को देखना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे उन्होंने
एप्लीकेशन को डिसमिस किया है और हमारा मानना तो यही है कि हर धर्म के लोगों को जो उनकी धार्मिक चीज़ें हैं उसकी परमिशन उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा संविधान भी इजाज़त देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारा मज़हब का हुक्म है। लिहाजा हमारा मानना यही है कि कोर्ट्स को भी संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए और परमिशन मिलनी चाहिए। अब कोर्ट ने जजमेंट में क्या लिखा है इसके लिए तो जो हमारे फाजिल वकील हैं वो जब तक उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा कहना मुश्किल है। देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, जाहिर है कि आइन और कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदुस्तान का हर शहरी चाहे वो किसी भी मज़हब का हो उसका सम्मान करता है और उसने अपने फ़ैसले में जाहिर है कि कानूनी जो दफ़ात हैं उस पर गौर करने के बाद ये फ़ैसला किया है। लेकिन अगर आप मज़हब इस्लाम में गौर करें तो एक अदना सा भी तालिब इल्म जिसको इस्लाम के बारे में वाक़फ़ियत है वो इस बात को यकीन के साथ कह सकता है कि मज़हब इस्लाम का पर्दा और हिजाब और सर ढकना ये एक अभिन्न हिस्सा है। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं उस पर फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो कहा गया है कि अभिन्न अंग नहीं है, ये किस बुनियाद पर कहा है, इसको मैं समझता हूँ कि पढ़ना पड़ेगा और गौर करना पड़ेगा। ये हम स्वागत करते हैं। ये जो 3 जजों ने जो जजमेंट दिया है ये ऐतिहासिक जजमेंट है, इसको हम स्वागत करते हैं। देखिए, कुमकुम जो होता है वो यूनिफॉर्म का भाग नहीं है। जो हिजाब है, केसरी शाल है, ये यूनिफॉर्म को डिस्टर्ब करता है। कोई केसरी डाल के आया है, वो कोई हमारा ये डालना है मेरा हक करके कोई नहीं आया है। ये हिजाब डाल के आने का ये इतना अच्छा ये नहीं है, सबके साथ वो नहीं चलता है। इसलिए आपको बोल नहीं सकते हैं, इसलिए हम डाल के सिखाएंगे करके बच्चे लोग अपने आप डाल के आए हैं। ये कोई कंटिन्यूटी मामला नहीं है। आप लोग ये स्वागत कीजिए, जो कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो स्वागत कीजिए। कोई हिंदू लड़का लोग भी कोई ऐसा वाला डाल के नहीं आते हैं, वो लोग को डालने के लिए बहुत जगह है। कॉलेज में सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, सब एक साथ बैठ के एजुकेशन कीजिए, लाइफ में अच्छा जिंदगी निकालना है। देखिए, कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं और हम अपनी अदलिया पे शक नहीं कर सकते हैं, मगर हिजाब हमारे यहाँ धर्म का हिस्सा है और हमारे यहाँ इस्लाम मज़हब में हिजाब है, पर्दा है और इस्लाम मज़हब में हमारे लिए आइडियल रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं और उन्हीं ने हमें बताया है हिजाब उनकी ज़िंदगी और उनकी सीरत हमारे लिए हुज्जत है। लिहाजा मज़हब ने, धर्म ने, हमारे मज़हब इस्लाम ने हिजाब को हमारे कंपलसरी बताया है। लिहाजा हमारे यहाँ हिजाब धर्म का हिस्सा है और हर बच्ची, हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चियाँ हिजाब पहनती हैं। इसको लेके अब सुप्रीम कोर्ट में मैंने सुना है जिन बच्चियों ने हाई कोर्ट में पिटीशन की थी वो सब सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। बहरहाल इस वक्त जो फैसला आया है इसके ऊपर हम कोई कमेंट ना करते हुए सिर्फ इतना काफ़ी है कि हमारा जो देखिए जो ड्रेस कोड है वो ड्रेस कोड है। देखिए, हम सब लोग जाहिर सी बात है कि अपने मुल्क के जुडिशरी के, अपने मुल्क के जुडिशल सिस्टम का पूरा इज़्ज़त और एहतराम करते हैं और जुडिशरी अपने मुल्क की डेमोक्रेसी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है और लिहाजा जो कुछ भी कोर्ट कहता है उसको सब लोग इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते हैं। और जहाँ तक इस पर्टिकुलर केस का सवाल है तो जाहिर सी बात है इसके पूरे जजमेंट को हम लोग यहाँ के एडवोकेट्स पूरे स्टडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसमें कोई रिलीफ मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। अगर नहीं मिल सकती तो इस जजमेंट को बट नेचुरल है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में हम लोग को राहत मिलेगी। मैं कर्नाटक हाई कोर्ट के जज साहब का और न्यायालय का और अपने देश की सुप्रीम कोर्ट का और उनके जजेस हजरात का मैं सम्मान करती हूँ और संविधान का भी सम्मान करती हूँ। जो हमारी अदालतें फैसला करें उसको हम सब लोग स्वागत भी करें और उसको मान लें। रहा ये कि हमारे देश के संविधान में सभी धर्म व समुदाय या आम नागरिक को इजाज़त है राइट टू चॉइस आर्टिकल 21 की। अब अगर शिक्षण संस्थान अपने नियम बना रहे हैं, अगर स्कूल में यूनिफॉर्म है तो हमें स्कूल का यूनिफॉर्म फॉलो करना चाहिए क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले एजुकेशन है, हमारे लिए सबसे पहले शिक्षा है
और इस्लाम में हिजाब पर कोई इतना बड़ी सख्ती और कानून नहीं किया है। उन्होंने कहा है एक आप सब और शालीन तरीके से सर को ढाक लीजिए। अब चाहे वो दुपट्टे से झांकें, चाहे वो घूंघट से ढाकें या हम अपने हिजाब से या स्कार्फ से ढाकें। अगर हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म में अगर इस तरह की ड्रेस है और किसी चीज़ को मना किया गया है तो हम सब भी शालीन ड्रेस पहन करके स्कूल के यूनिफॉर्म को फॉलो करें, स्कूल के रूल को फॉलो करें। और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये आदेश हो गया है तो हम स्वागत करते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लोग अपनी मनपसंद की ड्रेस पहनते हैं। हमारे देश में जो हमारे ऑनरेबल जजेस ने कहा है उनको तो हमको ओबे करना ही है। और ये मैटर जो है उन्होंने बहुत सोच समझ के गौर फिक्र से बहुत टाइम लिया है और 200 पेज का जजमेंट है, तो उनके रीजंस भी उन्होंने बताए हैं और मैं इससे सहमत हूँ। क्योंकि ऐसा है कि ये कोई हिजाब पे बैन नहीं है। सबसे पहले आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हिजाब पे बैन है। हिजाब पे बैन नहीं है, लेकिन आप कहीं भी पहन सकते हो। आप शॉपिंग गए, आपके घर में है, आप कहीं पे पहन सकते हो लेकिन जब आप स्कूल में जाओ तो एंटर करो क्लासरूम को तो सब यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। आई थिंक वो बात से मैं सहमत हूँ कि स्कूल का डिसिप्लिन जो है, जो भी स्कूल में आप जाओ और वहाँ का जो डिसिप्लिन है वो आप फॉलो करो। कर्नाटक हाईकोर्ट का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीजों में हम नहीं पड़ना है। जो हाईकोर्ट का निर्णय है सबको पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है। और जो छात्र जो है उनका मूलभूत काम है अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना, यही काम है। इसलिए सब छोड़ के अच्छे एक माहौल में, न हिंदू न मुस्लिम न कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सब मिलके एक होके हम सब पढ़ाई करें और कोई इसके बाद इसका विवाद न हो जाए, यही मैं प्रार्थना सबसे संबंधित लोगों से करता हूं। देखिए, आमतौर पर कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। कोर्ट सोच समझ के बोलती है। तो अब कर्नाटका में उनको क्या इसमें इख्तिलाफ है तो वो बताएं। हम तो जमहूरियत है। कर्नाटका में जो लोग इख्तिलाफ करते हैं जज के साथ वो करें। आपको ऐसा लगता है कि हिसाब के बगैर बच्चों को स्कूल जाना चाहिए? नहीं, अगर वहाँ वो पूछेंगे हिजाब किस किस्म का है फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। ये माँ बाप फैसला करेगा कि बच्ची स्कूल में कैसे जाएगी। देखिए, हिजाब को लेकर जो हरा हंगामा था वो शुद्ध रूप से साजिशों और षड्यंत्रों से भरा हुआ था। देखिए, इस देश में संविधान बना हुआ है और संविधान के अनुसार जो फैसले होते हैं उन फैसलों को पूरा देश स्वीकार करता है। इस देश में एक नई दिक्कत खड़ी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी बेवजह मुद्दों को क्रिएट करके और उनका वर्टिकल डिवीजन करना चाहती है। इस देश में हर धर्म का सम्मान है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन सब अपने अपने धर्म के अनुसार चलते हैं। सब धर्मों में एक दूसरे का सम्मान करने की आदत है। यही कारण है कि जब महात्मा गांधी भजन गाते थे तो वो खुद ये गाते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। तो राम जी के लिए तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन सब बराबर है और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, दोनों नाम तेरे ही है। तो यहाँ तो कोई झगड़ा ही नहीं है। जहाँ तक स्कूल यूनिफॉर्म का, हिजाब का, पर्दे का, मैं राजपूत हूँ, हमारे में भी पर्दा प्रथा है, लेकिन कोई करता है कोई नहीं करता। स्कूल फिलहाल इतना ही। चलते चलते क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, हम लेकर आए हैं क्रिप्टो की समझ का एक और एपिसोड और आज हम आपको बताएंगे कॉइन बर्निंग के बारे में। कॉइन बर्निंग क्या है? कॉइन बर्निंग तब होती है जब एक क्रिप्टो करेंसी टोकन जानबूझकर एक अनयूजेबल वॉलेट एड्रेस पर भेजा जाता है ताकि इसे सर्कुलेशन से हटाया जा सके। एड्रेस जिसे बर्न एड्रेस या फिर एटर एड्रेस कहा जाता है।
किसी को भी एक्सेस या असाइन नहीं किया जा सकता। एक बार एक टोकन को बर्न एड्रेस पर भेज दिया जाता है तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। ज्यादातर ये क्रिप्टो करेंसी के डेवलपर्स हैं जो एक निश्चित राशि को बर्न करने का निर्णय लेते हैं। कॉइन बर्निंग से आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे उस क्रिप्टो करेंसी के टोकन दुर्लभ हो जाते हैं। उस कमी से इसकी कीमत में वृद्धि हो सकती है और निवेशकों को लाभ हो सकता है। निवेशकों को बहकाने के लिए क्रिप्टो करेंसी कॉइन बर्न का उपयोग किया जा सकता है। डेवलपर्स टोकन को बर्न करने का दावा कर सकते हैं, जबकि वास्तव में वो उन टोकन्स को एक वॉलेट में भेज रहे होते हैं जिसे वे नियंत्रित करते हैं। इससे बचने के लिए आपका उस क्रिप्टो पर रिसर्च करना बेहद जरूरी है जिसमें आप निवेश कर रहे हैं, या फिर आप किसी सुरक्षित क्रिप्टो करेंसी स्टॉक में अपने निवेश को बरकरार रख सकते हैं। डेवलपर्स भी वेल्स को छिपाने के तरीके के रूप में टोकन को बर्न करते हैं जो क्रिप्टो करेंसी के लार्ज पोर्शंस को होल्ड करते हैं। कॉइन बर्निंग का आइडिया क्रिप्टो करेंसी से भी पहले का है। यह स्टॉक बाईबैक से मिलता जुलता है। स्टॉक बाईबैक तब होता है जब स्टॉक जारी रखने वाली कंपनी बाजार मूल्य पर शेयरों को वापस खरीदती है और बाजार में कुल शेयरों की संख्या को कम करते हुए उन्हें रीअब्सॉर्ब करती है। हालांकि ये बायबैक और कॉइन बर्निंग एक एग्जैक्ट मैच नहीं है, लेकिन वो सिमिलर कंसेप्ट्स हैं जिसका गोल एक ही है। 2017 और 2018 में क्रिप्टो करेंसीज के साथ कॉइन बर्निंग लोकप्रिय होने लगी, जब बाइनेंस कॉइन्स और बिटकॉइंस, कैश और स्टेलर सहित कई कॉइन्स ने आपूर्ति में कटौती और कीमतों को बढ़ावा देने के लिए टोकन्स बर्न किए। हाल ही में ये नई क्रिप्टो करेंसीज के साथ एक सामान्य रणनीति रही जो बड़े पैमाने पर टोकन आपूर्ति के साथ शुरू होती है। हर क्रिप्टो करेंसी को बर्न किया जा सकता है। सभी क्रिप्टो करेंसी को बर्न एड्रेस पर भेजा जा सकता है, जिसका मतलब है उसमें से किसी के साथ भी क्रिप्टो करेंसी को बर्न करना मुमकिन है। कॉइन बर्निंग आपको ये नहीं बताता कि क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा निवेश है या फिर नहीं। अच्छी और बुरी दोनों तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं जो टोकन्स को बर्न करती हैं। कॉइन बर्निंग कैसे काम करती है, ये जानकर आप इसका इस्तेमाल करने वाली क्रिप्टो करेंसी को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लूनर क्रश के एडवांटेजेस समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।